अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो आपका जो लेक्चर था उसमें हमने जो है लास्ट जो हमने इंटरनल वैलिडिटी और उसके जो थ्रेड्स थे उनको डिस्कस किया था। हमारे पास फिर मजीद जो दो वैलिडिटी वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं कि एक तो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसके अंदर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर जो वैलिडिटी है उसके साथ एक क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन आंसर हो जाता है तो वो वैलिडिटी इंश्योर हो जाती है। तो इसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है उसके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर कॉज और इफेक्ट जो मतलब अगर प्रोबेबल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, आपको याद होगा हमने इंटरनल वैलिडिटी में क्या पढ़ा था कि अगर इफ देयर इज अ रिलेशनशिप प्रेजेंट बिटवीन योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसमें क्या कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बन रही है या नहीं बन रही। तो अगर आपने पहली जो वैलिडिटी उस वक्त कंफर्म हो जाती है जब आपका रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाता है कि इज देयर इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 उसको थोड़ा सा एडवांस में लेके जाता है कि अगर तो रिलेशनशिप मौजूद है तो क्या वो रिलेशनशिप कॉज इफेक्ट बाइंडिंग करवा रहा है या करवा सक रहा है या नहीं करवा सक रहा। जब आप वो चीज चेक कर लेते हैं तो जो थर्ड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो बेसिकली ये बताती है कि अगर तो रिलेशनशिप प्रोबेबल मौजूद है तो किस बेसिस पे आप उस थ्योरेटिकल जनरलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। से फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि एक पेशेंट है जिसको स्ट्रेस होता है। पहले जो मेरा जो से फॉर एग्जांपल जो मेरी जो पहली वैलिडिटी थी जो कि थी रिजल्ट के हवाले से गालिबन थी कि स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी थी कि हमने जो टेस्ट किया उसके नतीजे में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके दरमियान में इंफॉर्मेशन मतलब हो पाया है नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल हमने डायबिटीज को ले लिया से फॉर एग्जांपल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने ले लिया स्ट्रेस को। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो डाटा है उस पर जब हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाई तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप प्रेजेंट बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स लाइक जो स्ट्रेस है वो भी एंड डायबिटीज का जो प्रोसेस हो रहा है वो भी। अच्छा उसके बाद फिर हमने ये निकालने की कोशिश की जो इंटरनल वैलिडिटी के हवाले से हमने इसमें ये एसोसिएशन तलाश करने की कोशिश की कि से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डायबिटीज और स्ट्रेस का आपस में रिलेशनशिप बन रहा है तो कौन क्या कॉज कर रहा है, यानी कि क्या स्ट्रेस डायबिटीज कॉज कर रहा है या डायबिटीज स्ट्रेस कॉज कर रहा है। अच्छा ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है और रिवर्सिबल प्रोसेसेस है, यानी मतलब आप यूं समझ लो कि एक विशियस सर्कल है कि स्ट्रेस बढ़ेगा तो डायबिटीज होगा, डायबिटीज बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो फर्दर डायबिटीज बढ़ेगा, तो फिर फर्दर डायबिटीज बढ़ेगा तो दैट विल अल्टीमेटली स्ट्रेस द बॉडी अगेन। सो मतलब ये एक पूरा जो प्रोसेस है वो एक विशियस सर्कल है जो कि चले जा रहा है और उसके नतीजे में अगर आप उसको प्रॉपर टाइम पे उसको चेकआउट नहीं कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं लगा पाते हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो डिजीज का जो प्रोसेस है वो इंतहाई दर्जे का प्रोग्रेस करता है और नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि पेशेंट जो है वो उसको सफर करना पड़ता है। सो अब आपके पास ये रिलेशनशिप भी बन गया है कि जी स्ट्रेस जो है वो डायबिटीज कॉज कर रहा है। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि जी स्ट्रेस जो है वो डायबिटीज क्रिएट कर रहा है। नाउ अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमें क्या बताना चाह रही है, क्या हमसे सवाल पूछ रही है, अगर ये सवाल आंसर कर देते हैं हम तो हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी। सवाल ये है कि जी अगर तो ऐसा हो चुका है कि जी आपने ये बात कंक्लूड कर ली है कि स्ट्रेस डायबिटीज कॉज कर रहा है, तो किस थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर जो है आप ये काम कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, उसमें फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से जनरलाइज कर पाएंगे, कौन सी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के ऊपर आप इसको जनरलाइज कर पाएंगे। ठीक है जी, अब पहली चीज देखो आप कि हमारा जो 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 पहला जो हमारे पास जो हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि स्ट्रेस कॉजेज डायबिटीज। ठीक है जी, ये आपकी इंटरनल वैलिडिटी में आपके पास ये निकला है। इससे पहले आपके पास ये था कि जी स्ट्रेस एंड डायबिटीज कोरिलेटेड। ठीक है जी, तो ये आ गई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वैलिडिटी। उसके बाद आ गई इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी के बाद है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। Now this construct validity is telling you that stress diabetes अगर कॉज कर रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होगा।
थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है? थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ये है कि जी जब भी स्ट्रेस होता है, ठीक है जी, तो आपका जो ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है वो क्या करता है कि हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है सीआरएफ। ये सीआरएफ क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, वहां से रिलीज कराता है एसीटीएच, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एसीटीएच जाके काम करता है और वहां से रिलीज कराता है कॉर्टिसोल। ठीक है जी, स्ट्रेस हुई बॉडी को, उस स्ट्रेस, अच्छा अब ये स्ट्रेस किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल, मैकेनिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, व्हाटएवर। ठीक है जी, कोई भी फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, व्हाटएवर, कोई सा भी स्ट्रेस हो सकता है जिसके नतीजे में आपकी बॉडी जो है ये तमाम एक्टिविटी करेगी और आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है, आपकी बॉडी को इनेबल करता है टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हाउ? बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है जी, कॉर्टिसोल इंक्रीज कराता है ग्लूकोज इन द ब्लड वाया लिवर। ठीक है जी, दिस लीड्स टू hyperglycemia, increased brain activity, stress control। ये तो नॉर्मल फिनोमेना हो गया किसी एक टाइम पे अगर स्ट्रेस हो। अब लाइफ हमारे यहाँ जो इस वक्त आजकल दुनिया में जो लोगों के पास स्ट्रेस है वो कुछ अलग ही नौयत का है, वो सालों साल चल रहा होता है। तो अब जब सालों साल अगर यही सिचुएशन रहेगी तो कंटिन्यूसली हाइपरग्लाइसीमिया जब रहेगा, ठीक है जी, दैट विल लीड टू व्हाट? दैट विल लीड टू burn out islet cells, burn out islet cells, decreased इंसुलिन, और साथ में इधर ही क्या कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है जी, यानी आपके जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं वो ग्लूकोज को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं, दे आर नॉट टेकिंग ग्लूकोज एट ऑल। ठीक है जी, तो ग्लूकोज या इंसुलिन इंटॉलरेंस आ जाती है बेसिकली, कि इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता सेल। नेट रिजल्ट निकलता है कि उसके नतीजे में फर्दर हाइपोग्लाइसीमिया कॉजेज बर्नआउट ऑफ द बीटा सेल्स बर्नआउट के नतीजे में डिक्रीज इंसुलिन विल अल्टीमेटली लीड टू डायबिटीज मेलाइटस। ये है कि हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अगर कोई फर्म थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की बेस पर आपने ये किया है तो ये आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गई, यानी आपने एक जो आपकी जो स्टडी थी उसके बैकग्राउंड की जो थ्योरी है वो ये है। ठीक है, तो इसके बेस पर आपने जो है इस कंक्लूजन को निकाला है कि जी अगर स्ट्रेस होगा तो डायबिटीज होगा, क्योंकि पीछे ये पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। ठीक है जी, अच्छा अब इसके हवाले से हम वापस अपनी पुरानी वाली उसके ऊपर जाते हैं, स्लाइड के ऊपर। ठीक है जी, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि बेसिकली कंसर्न्स द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटरवेंशन एंड रिस्पांस वेरिएबल एंड इफ द कॉन्सेप्ट्स आर सफिशिएंट फॉर जनरलाइजेशन पर्पस। अच्छा, अब इसकी बेस पर आप जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टडी है उसकी बेस बन जाएगी। देखो हमेशा याद रखना
कि जो हम बात कर रहे थे ना कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बहुत दफा हमने डिस्कस किया। तो रिसर्च क्वेश्चन अगर तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है ना, तो उसी आपकी जो रिसर्च होती है उससे नया क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। उस नए क्वेश्चन को लेके फिर आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को मतलब आपकी सेटल हो गई है आपकी रिसर्च ने, इस कॉम्पोनेंट को भी मतलब चेकआउट कर लिया है, तो नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको अपनी अगली रिसर्च के लिए एक अदद क्वेश्चन मिल जाएगा और आप जो है फिर अब उसके हिसाब से जो वेरिएबल्स हैं वो सेट कर सकते हैं। It concerns the researcher's goal and how well experimental result can be generalized within the desired experimental clinical context. Important चीज ये है कि इस जगह पे आप इसको पॉपुलेशन पे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कौन सी पॉपुलेशन पे कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली आपके सैंपल की, या जो आपका जो वो है क्या कहते हैं आपका जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसके ऊपर, और आपकी जो पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है वो क्या ली थी, उसकी बेस पर आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी 18 से 20 साल या 18 से 25 साल की उम्र के नौजवानों के ऊपर कोई काम किया है, तो यू कैन नॉट जनरलाइज दैट थिंग ऑन योर people who are less than 18 years old या who are more than 25 years old. उसके लिए आप सिर्फ ये बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक का काम हुआ है। आपने बहुत दफा नोट किया होगा जब फार्माकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे अगर आप कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से देखो तो, या जो लीफलेट्स भी पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जी फलाने काम का कोई एविडेंस नहीं या इससे रिलेटेड कोई डाटा मौजूद नहीं है। से फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है, इफ इट इज सेफ फॉर प्रेगनेंसी और नॉट, कुछ ड्रग्स होती हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इट्स सेफ फॉर प्रेगनेंसी, इट्स क्या वो कैटेगरी दिस ड्रग एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी, या it causes birth defects, so it's the stage वो कैटेगरी 4 शायद बनता है, तो वो वाली ड्रग है क्लियरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लेकिन कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है कि it may cause this thing but the activity in humans is not established। ठीक है, ये एक जुमला अगर आप बहुत सारी आप लोगों के घर में दवाइयां आती होंगी जरूर नोट कीजिएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस वाला या जो प्रिकॉशंस वाला पोर्शन होता है एंड पे, अगर आप उनको पढ़ो तो उसके अंदर आपको ये चीज मिलेगी कि जी फलानी जो ड्रग है उसका इफेक्ट ऑन ह्यूमंस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। दैट मींस लेबोरेटरी एनिमल्स पे काम हो चुका है, वहां पे आप इस फैक्ट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट जनरलाइज इट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉट has not yet received the medication in that specific condition। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, लाइक कोई ड्रग है जो कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को दे रहे हैं जो कि उनके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि वो ड्रग वैसे भी इम्यूनिटी डिक्रीज कर रही थी। तो क्या वो ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या एंटी एड्स मेडिकेशंस ले रहे हैं, क्या उनके ऊपर ये दवा है काम कर रही है या नहीं कर रही? तो अगर वो काम कर रही है तो उस पर मेंशन होगा क्लियरली कि जी इस पे काम हो चुका है इस पॉपुलेशन पे और ये इस पे काम हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो दैट मींस कि वहां पे वो काम चूंकि नहीं हुआ इसलिए आप उसको उस पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। जिस पॉपुलेशन को आपने उठाया है वो ड्रग उतने ही पॉपुलेशन के लिए वो डाटा आपको जनरलाइजेशन का की इजाजत देता, उससे आगे की इजाजत नहीं देता। जब जैसे कुछ छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर अगर काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने बात की कि ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जब पैदाइश हो जाती है तो बच्चे को पहले 10-15 दिन जो है वो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है। ठीक है जी, अब उसका जो इफेक्ट है वो एस्टैब्लिश हुआ है कि बच्चे को ऐसे इंक्यूबेटर में रखा जाता है जिसके ऊपर 2 ट्यूबलाइट जल रही होती हैं और उसको सुबह दोपहर शाम रात उसी व्हाइट लाइट के अंदर रखा जाता है। पीछे बैकग्राउंड आई डोंट नो, लेकिन इंक्यूबेटर में इस तरह से बच्चे जो हैं न्यूनेटल जॉन्डिस के होते हैं एंड विद इन 3 डेज उनको रिस्पॉन्स आ जाता है, यानी उनका जॉन्डिस खत्म होना शुरू हो जाता है। अब ये जो पैदाइश के टाइम पे जो लिवर इनसफिशिएंसी होती है, क्योंकि लिवर प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा होता इंट्रायूट्राइन लाइफ में, लिवर का काम शुरू ही बेसिकली पैदाइश के बाद होता है। जो एक्चुअल काम है जो हमारे एडल्टहुड में लिवर कर रहा होता है, उस इफेक्ट को या उस एक्टिविटी को एस्टैब्लिश होने में तकरीबन हफ्ता लगता है। और वो एक हफ्ता जो होता है, चूंकि लिवर इनसफिशिएंसी होती है तो बच्चे को जो है वो जॉन्डिस हो जाता है पैदाइश के फौरन बाद। जैसे जैसे वो टाइम गुजरता है, लिवर अपनी एक्टिविटी मेंटेन करना शुरू करता है तो वो चीज खत्म हो जाती है। अब ये जो है कि जी बच्चे को ट्यूबलाइट में
रखा जाता है 2 से 3 दिन इंक्यूबेटर के अंदर और उसके नतीजे में उसका जॉन्डिस खत्म हो जाता है, तो ये सिर्फ बच्चों के लिए एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जी न्यूनेट्स जो है, जो 1 to 10 डेज की जो न्यूनेट्स हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। आप किसी बड़े को जॉन्डिस हुआ उसको ट्यूबलाइट में सुबह दोपहर शाम बैठा के रखेंगे तो आपके ख्याल में क्या उसका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज दैट बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शन इज जस्ट फॉर दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन, और उसके अलावा किसी और पॉपुलेशन के ऊपर वो जनरलाइज नहीं हो सकता। क्लियर हो रही है बात? मैं मतलब जो बात समझाना चाह रही हूँ वो ये है। अच्छा, अब इसको जो बेसिकली अफेक्ट करती हैं चीजें वो दो हैं, थ्रेट्स, ऑपरेशनल डेफिनेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल बायस। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अफेक्ट होती है किससे? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट टू अ सर्टेन टारगेट एलिमेंट। कोई ट्रीटमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मेडिकेशंस बढ़ते जाएंगे, आपका रिजल्ट इनवैलिड होता चला जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि बेसिकली काम कौन सी ड्रग कर रही है। से फॉर एग्जांपल एक जनरल एक ऑप्शन बन गया है, ट्रेंड बन गया है डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर हजरात के साथ, माजरत के साथ, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे ये प्रैक्टिस बहुत बुरी लगती है। आप एक ही तरह की मेडिकेशन की, मतलब एक ही जो जेनेरिक है उसकी 3-4 बेसिकली क्या उठा के, मतलब उसके जो वो हैं मेडिसिन जो हैं वो आप समझ लें एक जेनेरिक है और उस जेनेरिक मेडिसिन की 4-5 जो मार्केट की जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे एक पेशेंट को लिख के दे दी जाते हैं। अब से फॉर एग्जांपल एटिनोलॉल है या जो भी है, वो अगर एक दी जाएगी तो वो काम करेगी, लेकिन अगर एटिनोलॉल ही की डिफरेंट ब्रांड्स उठा के दे दिए जाते हैं 4-5 तो हाइपोटेंशन से बंदा मर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर एस्थमा की कंडीशन है, सैल्ब्यूटामॉल है, वो सिस्टमिकली नहीं दी जा रही होती। वजह उसकी क्या है कि वो ट्रेमर्स कॉज करती है। अब वो ड्रग बहुत सारे पेशेंट्स को अगर आप खाली इनहेलेशन के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे रहे होते तो इनहेलेशन में आपको मालूम है कितना कम जाता, और कहा ही जाता है कि जी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता। मैंने अपने घर में अपने पेशेंट को देखा है कि सिस्टमिक खाली इनहेलर ले रहे थे, कॉर्टिसोन मिक्स वाला इनहेलर, और सैल्ब्यूटामॉल का जो इनहेलर था वो लेने के बाद पेशेंट को चिल्स होते थे और शिवरिंग होती थी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपने करना ये है कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस में ये है कि अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ मेडिकेशंस को जितना लिमिटेड रखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपके पास आ सकेगा। ठीक है, या अगेन उसी तरह से मेजरमेंट टेक्निक्स अगर बहुत सारी बढ़ाते चले जाएंगे, ये भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो, तो कंक्लूजन निकालना जो है वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है जी, बेहतर होगा कि जितने कम से कम टेक्निक्स हो, लेकिन मसला ये है कि ये आपको इस्टेब्लिश फैक्ट करना पड़ेगा कि बेसिकली क्या जो कम लिए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। अगर नहीं ज्यादा की जरूरत है तो आपको ज्यादा मेजरमेंट्स भी लेने पड़ेंगे। कभी कभी ये होता है, मैं अपनी ही रिसर्च में लिमिटेशंस बताती हूँ। मैं जब अपना काम कर रही थी तो मैंने 2 या 3 पैरामीटर्स लेके, जो मेजरिंग पैरामीटर्स लेके मैंने सोचा कि मैं फैक्ट स्टैब्लिश कर लूंगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था वो मुझसे मिस हो गया। वो मुझे पूरा एक वेरिएबल्स पूरा का पूरा, यानी जिसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन और एक पूरा आर्टिकल बन सकता था, वो मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मैंने उसकी जो मेजरमेंट टेक्निक्स थी वो 5 अगर मैं लेती तो वैलिड रिजल्ट आ जाता, मैंने 3 ली थी तो उसकी वजह से वो वैलिडिटी जो है उसकी डिक्रीज हो गई। नेट रिजल्ट क्या निकला कि मुझे वो पोर्शन छोड़ना पड़ा, मैं उस पर काम नहीं कर सकी क्योंकि जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो निग्लेक्ट हो गया था। तो इस तरह की चीजें जब अगर आपको पहले से कोई बताने वाला ना हो तो चीजें इस तरह से मैसअप हो जाती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अच्छा, उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल बायस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि किस तरह से होता है कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं, हम एनिमल्स को एज सच इतना नहीं इसमें इन्वॉल्व करते, लेकिन ह्यूमन सब्जेक्ट्स में आगे ये एक बड़ा मसला बन जाता है कि पेशेंट को या जिसको भी आपने वॉलंटियर है उसको आपने अपनी स्टडी के लिए रिक्रूट किया है तो ही और शी नोज के जो है वो मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है और हर तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है।
तो वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जो उनकी जो नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, दे बेसिकली व्हाट वी नीड एज अ वॉलंटियर from them is that they should remain natural as they are, but they try to pretend something else. ठीक है, उसमें क्या होता है, तकलीफ हो रही है, तकलीफ के बारे में बता नहीं रहे, ठीक है, अपने आप को जो है वो बहुत बेहतर महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेचुरली जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था, एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर, वो बोलते हैं नहीं जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, बेहतरीन, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि इस तरह से हम जो है वो रिसर्चर की मदद कर रहे हैं कि हम उसको हर सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, जरूरी नहीं है कि हर चीज सब अच्छा है तो उसके मुताबिक वैलिड हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है जिसके लिए आपको बताना जरूरी है कि जो एक्टिविटी है बेसिकली वो नेचुरल रहनी चाहिए, जो नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल रिस्पॉन्स है वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है, मेक बिलीव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, तो उसको हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक स्टडी की थी इन्होंने कि यूएसए में कोई बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री थी, तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस रखी कि जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, वो अच्छे इल्यूमिनेटेड कमरे के अंदर अच्छा काम करते हैं, और जो डिमली लिट कमरा होता है उसके अंदर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं काम कर पाते। अब हुआ ये कि उसके नतीजे में उनको पता चला, वर्कर्स को पता चला कि जो उनकी ऑब्जर्वेशन होगी फलाने से फलाने दिन तक, हर किसी ने ही बहुत अच्छा काम कर लिया, तो जो रिजल्ट सस्पेक्ट किया जा रहा था कि मतलब क्यों, इसलिए कि वर्कर्स को ख्याल था कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी जान लड़ा के काम कर दिया। जब जान लड़ा के काम किया, जब वो रिजल्ट निकल के आया, तो रिसर्चर्स वर वेरी सैडली डिसअपॉइंटेड बिकॉज जो उनकी जो हाइपोथेसिस थी उसका कचरा कर दिया था वर्कर्स ने एक्स्ट्रा अच्छा काम करके। तो वो जो हॉथॉर्न्स इफेक्ट है वो बेसिकली ये है जो कि एक्सपेरिमेंटल बायस कॉज कर रहा होता है। तो दिस वाज अबाउट योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट, दैट इज योर एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो हर चीज हो गई, आपका जो है वो स्टेटिस्टिकल जो वो है कंक्लूजन बायस वो कर लिया आपने, या जो वैलिडिटी उसके हवाले से बात हो गई, इंटरनल वैलिडिटी की बात हो गई। इंटरनल यानी इन बिटवीन द एक्सपेरिमेंट, विद इन द एक्सपेरिमेंट जो भी एबनॉर्मैलिटीज आई हैं उनको कैसे देखा जाएगा, क्या होता है वो चीज डिस्कस हो जाती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो डिस्कस हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उसमें क्या हो रहा था, किस तरह से उसको आप बेसिक्स बनाएंगे और उसको जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर जनरलाइज कर सकते हैं तो किस तरह की जनरलाइजेशन होगी, वो चीज हो गई। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी का जो सवाल है वो क्या है कि कैन द रिजल्ट बी जनरलाइज्ड टू पर्सन्स, सेटिंग्स एंड टाइम्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एम्प्लॉयड इन द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। ये टाइम स्पेस एंड पर्सन की कहानी आ गई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1980s में जो इफेक्ट था, क्या 2020 के अंदर वही इफेक्ट है या नहीं? 1980s में ये बहुत बड़ा डायलेमा था कि डायबिटीज को या हाइपरटेंशन को अमीर लोगों की बीमारी तस्वुर किया जाता था, अब वो चीज नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि बहुत चेंज हो गए। शुरू में बोला जाता था कि जमीन सीधी है, फिर बोला जाता था कि जमीन गोल है, अब बोलते हैं जमीन प्लेट की तरह है। तो मतलब खुद ही हर दफा चेंज हो जाता है। अब सालों का हिसाब लगा लें, हर मर्तबा जो है जमीन के हिसाब से, जमीन की शेप की बारे में नई कहानी आ जाती है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज कि अगर से फॉर एग्जांपल 15 साल पुराना जो डाटा है वो 15 साल बाद वैलिड रह रहा है, जनरलाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर फिर आपके पास आ जाता है कि जी आई एम सॉरी, मेरा गला खराब हो रहा है जरा। अच्छा, इंटरेक्शन, इसके जो थ्रेड्स हैं वो किस तरह से है कि जी से फॉर एग्जांपल आपने जो ट्रीटमेंट है और उसका जो सिलेक्शन है उसके हवाले से कि आपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पेशेंट के अंदर देखे और उसके ऊपर आपने काम कर लिया। क्या हुआ कि आपको सिर्फ जो जनरलाइजेशन आएगी वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को वो ट्रीटमेंट देने से जो रिस्पॉन्स आया उस पर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसी वजह से आजकल जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, आपने नोट किया होगा
के क्लिनिकल ट्रायल्स में अब ये होता है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से फॉर एग्जांपल अगर उनको 1 या 200 लोग चाहिए तो वो 25 कंट्रीज में से 2-2 3-3 लोग भी उठा के अपनी टारगेट पॉपुलेशन इस तरह से बना लेते हैं ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाए टू होल पॉपुलेशन। बिकॉज अगर आपने एशिया में काम किया है तो वो यूरोपियन जो लोगों का जो बिल्टअप है उनके हिसाब से वो वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक बड़ा डाउट हो जाता है। बहुत सारी ड्रग्स का ये होता है कि कहा जाता है कि जी अमेरिका में एक्सेप्ट हो चुकी हैं, उनको तो अमेरिका में एक्सेप्ट हुई हैं, पाकिस्तान में उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अमेरिकन पॉपुलेशन। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर सेकंड पॉइंट आप देखें, इंटरेक्शन बिटवीन ट्रीटमेंट एंड सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ही मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं तो इफेक्टिव हो रही है, अगर वो हॉस्पिटल सेटिंग में इफेक्टिव हो रही है तो इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि उस ड्रग को अगर आप घर पे होम रेमेडी के तौर पे देंगे तो वो इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। या स्पोर्ट्स मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल आप उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में देते हैं तो, या मसाज सेंटर में से फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी के ड्यूरिंग उस मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, या घर में सिंपल मसाज के लिए देते हैं मेडिसिन, या किसी नर्सिंग होम में जहाँ पे ओल्ड एज लोग रहते हैं उनके अंदर देते हैं। एक मेडिसिन जिस एक सेटिंग में अप्लाई मतलब टेस्ट हुई है वो सिर्फ उसी सेटिंग के लिए उस वक्त तक वैलिड रहेगी जब तक कि आप दूसरी सेटिंग में उस चीज को टेस्ट नहीं कर लेते। यानी से फॉर एग्जांपल अगर एक नर्सिंग होम है, एक प्राइवेट क्लिनिक है, एक हॉस्पिटल है, तो तीनों के लिए अलग अलग आपको ये सेटिंग्स बना के रिसर्च करनी होगी ताकि आपको पता चल सके कि जो फलाना जो मेथड है वो हर जगह एक जैसा आ रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम में जाके मतलब वेट रिडक्शन कर लेते हैं, लेकिन जिम में चूंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं बुलाया जाता, उनको बोला जाता है जी आप अपनी पर्सनल एक्टिविटी भी घर पे भी जारी रखें। और बहुत सारे लोग होते हैं जो फिर घर पे रहते हैं तो वो एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो वो उसकी एक वजह यही है कि जी पीछे मतलब माइंडसेट की बात है पीछे। तो अगर आप समझते हैं कि जी फलानी इतने टन वजन उठा के और इतना वॉक करके, इतना दौड़ के, इतनी साइकिलिंग करके, इतनी एक्सरसाइज करके अगर से फॉर एग्जांपल आप 1 महीने में इतना वेट रिडक्शन कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जिम की बात हो रही है। अगर जिम के बाहर की बात है तो उसके लिए फिर सेटिंग्स डिफरेंट हो जाएंगी। पार्कों में जाके अगर लोग अपना काम करते हैं और वो उस तरह की एक्टिविटी रखते हैं, किस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, उन सब की बेसिस के ऊपर जो है वो आपकी अलग अलग रिसर्च हो सकती है। ये चीज जरूरी है क्योंकि वो जनरलाइज नहीं होगी। जिम की रिसर्च जो है वो घर में की जाने वाली एक्सरसाइज को जनरलाइज नहीं कर रही। ये बात अपने दिमाग में कंफर्म करके रख लें कि इस तरह का डाटा नहीं हो सकता कि जी फॉर एग्जांपल आपने जो है वो जनरलाइज पूरी जनरल पॉपुलेशन को आप एक ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो दे रहे हैं कि जी फलानी फलानी चीजें आपने खानी है सुबह नाश्ते में, फलानी फलानी दोपहर में खानी है, फलानी फलानी शाम में खानी है, बीच के जो जो आपके पास स्नैक्स का जो टाइम है उस स्नैक्स के टाइम में आपने ये चीजें खानी है। ठीक है जी, अब वो खा लिया, सबने सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या हुआ उसके नतीजे में कि जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आया। अब रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया कि जी टेस्ट किया हुआ ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि बेसिकली जो सेटिंग है वो कौन सी थी, और उस सेटिंग के अंदर अगर एक डाटा वैलिड किया गया है तो उसके अलावा सेटिंग चेंज करके आप अपनी रिसर्च दोबारा कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो अगर तो पाकिस्तान में वो रिसर्च नहीं हुई है, दुनिया भर में सारी जगह पे हो गई है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट और लोगों का जो तरीकाकार है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट है, तो वो बिल्कुल ही एक नहीं। अच्छा, उसमें भी अगेन अर्बन और रूरल जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी अलग अलग काम हो सकता है, क्योंकि अर्बन की जो सेटिंग है वो बेसिकली वो रूरल पॉपुलेशन के ऊपर नहीं अप्लाई की जा सकती, तो इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जी सालों पहले एक चीज स्टैब्लिश हुई थी, क्या वो अब तक वैसे की वैसी स्टैब्लिश है या उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए?
जैसे मैंने आपको डायबिटीज के हवाले से बताया कि एक जनरल पर्सपेक्टिव 80s 90s में ये था कि ये अमीरों की बीमारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये गरीबों की ज्यादा बीमारी है। तो इस तरह की चीजों को जो है वो देखना बहुत जरूरी है। होप आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप जो है कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने हत्तल इम्कान देने की कोशिश की ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज प्रॉब्लम करी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।